हेलो दोस्तों। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल को एड्रेस करते वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें लोकसभा और स्टेट असेंबली के समल्टेनियस इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी यह कहा गया था कि द पार्टी विल इवॉल्व ए मेथड टू होल्ड लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस साइमल्टेनियसली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों चाहिए, हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स समझेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि इसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं, और अगर है तो हम लोग इसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम लोग कैसे अपने देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन आयोजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या होता है। आइडियल अगर देखें तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब होगा हमारे देश में 3 लेवल पर सरकारें हैं। केंद्र में है केंद्रीय सरकार, फिर राज्यों में है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे है हमारा लोकल गवर्नमेंट। तो अगर हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन तो इसका मतलब ये होगा कि सभी 3 टायर का जो इलेक्शन होगा उसे साइमल्टेनियसली कराना। मतलब कि जो वोटर होगा वो अपना वोट सारे टायर के गवर्नमेंट को चुनने के लिए एक ही दिन वोट करेगा। सारे टायर के इलेक्शन के लिए ये जो वोटिंग होगी वो एक ही दिन आयोजित की जाएगी। मगर इशू क्या है? इशू हमारे यहाँ ये है कि जो 3rd टायर इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट सब्जेक्ट हैं। इनका इलेक्शन डायरेक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है किनके द्वारा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसी कारण से अगर हम लोग चाहते भी हैं तब भी हम लोग तीनों टायर का इलेक्शन करवाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने 3 टायर को साथ लेने के बजाय उन्होंने 2 टायर को साथ लेना जरूरी समझा। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये होगा कि इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली आर सिंक्रोनाइज्ड टुगेदर। मतलब कि दोनों लोकसभा का भी और स्टेट इलेक्शन के असेंबली के लिए भी जो इलेक्शन होगा वो एक साथ ही होगा। वोटर सिंगल डे एट द सेम टाइम दोनों के लिए वोट करेंगे। मगर आप एक बात ध्यान रखें, पूरे देश में वोटिंग एक दिन नहीं होगी। एक वोटर दोनों के लिए एक दिन वोट करेगा। दूसरे एरिया के जो वोटर होंगे वो अलग दिन वोट कर सकते हैं। जो वोटिंग होगी वो फेज मैनर में हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब समझने के बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन चाहिए क्यों। देखिए, हर साल हमारे देश में करीब 5 से 7 असेंबली इलेक्शन हर साल होते हैं। इन पर खर्चा होता है 5 सालों में, करीब 5 सालों में तो इलेक्शन जो लोकसभा के इलेक्शन होते ही हैं। इन पर जितना खर्चा होता है उतना ही खर्चा होता है हमारे असेंबली इलेक्शन पर, और वैसे ही खर्चा होता है हमारे लोकल बॉडी पोल्स में। तो अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे तो क्या होगा? ये जो खर्चा होता है वो कम हो जाएगा, सरकार पे कम लोड पड़ेगा, और ये जो पैसे बचेंगे उसको हम लोग हेल्थ की ओर, एजुकेशन की ओर, इन सब अच्छे सेक्टर में डाइवर्ट कर पाएंगे। हमारा सोशल कैपिटल और बढ़ेगा। जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन होता है तो पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इलेक्शन कामों में लग जाती है। कई जगह टीचर को जॉब दिया जाता है, कई जगह जो छोटे छोटे चपरासी होते हैं उन्हें भी जॉब दिया जाता है। तो इस तरह उनका जो मेन काम होता है उनसे हटा करके उनको इलेक्शन की तरफ लगाया जाता है। तो इससे होगा क्या? उनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी और जिस काम में वो पहले लगे थे वो काम प्रभावित होगा। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन द्वारा जब चुनाव का नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। इस कारण से सरकार कोई नए अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती, कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकती किसी पोस्टिंग की, और अगर करना होगा तो उन्हें इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल चाहिए होगा। कोई नई योजनाएं, कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती। पूरा पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है दोस्तों। तो इस तरह से अगर हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन कराएंगे तो क्या होगा? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कम समय के लिए लागू होगा। ये पॉलिसी पैरालिसिस जो है वो कम समय के लिए लगेगा। नई नई स्कीम्स आती रहेंगी, नई नई पॉलिसी बनती रहेगी। फ्रीक्वेंट इलेक्शन का एक नुकसान ये भी है कि इससे जो पब्लिक लाइफ है वो डिसरप्ट होता है। नेताजी आते हैं, भाषण करते हैं, आते हैं, बड़े बड़े रैलियाँ करते हैं। इससे क्या होता है? रोड ट्रैफिक प्रभावित होता है। जब लोग रोड ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी गिरती है, उनका काम का नुकसान होता है। उनका काम का नुकसान होता है तो हमारे देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये कम होती है, और इस कारण से हमारी इकोनॉमी को नुकसान होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब इलेक्शन होता है तो जो नए नए जॉब है वो क्रिएट होते हैं, लोगों को झंडे बनाने को मिलते हैं, लोगों को जो फोटो होते हैं वो बचने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये सब जो है वो टेम्प्रोरी जॉब है। जो चुनाव की वजह से जो जॉब क्रिएट होती है वो टेम्प्रोरी जॉब है। गवर्नेंस को इन चुनावों से काफ़ी नुकसान होता है दोस्तों। जो बड़े बड़े नेताजी हैं वो
अपना काम छोड़ करके इन चुनाव में लग जाते हैं। वो मान लेते हैं कोई मंत्री हैं, अगर चुनाव आएगा तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्शन कामों में लग जाएंगे और अपना जो कार्यभार है वो ब्यूरोक्रेसी की ओर छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो सरकार की जो फंक्शनिंग है वो प्रभावित होती है। हम लोग देखते हैं कि अभी चुनाव हुए थे कई राज्यों में, तो हमारे प्रधानमंत्री थे मोदी जी, तो वो उन चुनाव में गए थे कैंपेनिंग करने। तो इस तरह से उनका जो काम होता है देश की तरफ वो डाइवर्ट होता है इन चुनावों की तरफ। और क्या नुकसान है, जब फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं तो जो नेताजी होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनका प्रथम प्रायोरिटी होता है चुनाव को जीतना। बीजेपी की, कांग्रेस की, हर दल की पहली प्रायोरिटी होती है जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें जीतना। उनका पॉलिसी पर से ध्यान हट जाता है, उनका लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर उतना ध्यान नहीं रहता, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, अगर सरकार कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाती है तो क्या होगा, इस पॉलिसी का जो रिजल्ट है, इसका जो बेनिफिट है वो काफ़ी समय बाद आएगा। वो सोचते हैं कि हम ऐसी पॉलिसी क्यों बनाएं जिसका हमें कोई लाभ ही ना मिले, जिसका हमें कोई क्रेडिट ही ना मिले। वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी की तरफ चलते हैं। अभी पॉलिसी बनाई, कुछ सालों में, कुछ महीनों में उसका बेनिफिट मिल गया, सरकार को उसका क्रेडिट मिल गया। मगर दोस्तों, राष्ट्र हित में जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ होती हैं, जो लंबे पॉलिसी होती हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो ऐसी पॉलिसी कब बनेगी, ऐसी लंबी पॉलिसी तब बनेगी जब सरकार में स्थिरता होगी। जब इलेक्शन आने होते हैं दोस्तों तो हर पार्टी लाइमलाइट पे रहना चाहती है, हर पार्टी स्पॉटलाइट पे रहना चाहती है। पार्लियामेंट में आप देखते हैं वो जूते फेंकते हैं, वो चप्पल फेंकते हैं, वो कुर्सियां उछालते हैं ताकि वो लाइमलाइट में रह सकें, वो ये जनता को दिखा सके कि हम ही आपके सच्चे रक्षक हैं और केवल हम ही आपका भला चाहते हैं। अगर इलेक्शन की संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, ये पार्टियां अच्छे से बिहेव करेंगी, वो पॉलिसी पे, सरकार के कार्यवहन पे ज़्यादा ध्यान देंगी, देश में गवर्नेंस का लेवल बढ़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी दोस्तों। और एक फ़ायदा इकोनॉमिक्स फेयर में ये भी है कि जब भी सरकार बदलने को होती है तो लोग इन्वेस्ट करना, लोग कंपनियों में इन्वेस्ट करना थोड़ा कम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नई सरकार होती है उनसे ये उम्मीद होती है कि वो इस एरिया में लिबरलाइजेशन करेगा, इस एरिया में नए द्वार खोलेगा, मतलब कि नए पॉलिसी चेंजेस के स्कोप होते हैं। तो अगर सरकार स्टेबल होगी तो वहाँ पर पॉलिसी भी स्टेबल होगी, इकोनॉमी स्टेबल होगी। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों को साइमल्टेनियस इलेक्शन चाहिए। ये तो था आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब हम देखते हैं कि कौन से आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में है। तो लोग कहते हैं कि सारे वोटर जो हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं, मतलब कि क्या हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोट कर रहे हैं, क्या हम लोकसभा वाले पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, वो किस कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे हैं, वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका समाधान है, आप वोटर को एजुकेट कीजिए, उन्हें बताइए कि भाई तुम ये बटन दबाओगे तो तुम्हें जो स्टेट असेंबली वाला प्रत्याशी होगा उसको वोट जाएगा, अगर तुम ये बटन दबाओगे तो तुम्हें लोकसभा वाला प्रत्याशी को वोट जाएगा। दोस्तों ये वोटर लिटरेसी को फैलाने से समस्या सॉल्व हो सकती है। वो ये भी कहते हैं कि अगर इलेक्शन फ्रीक्वेंट होता है तो जो नेताजी होते हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं, उन्हें हर निश्चित समय पर जनता के पास जाना पड़ता है अपना रिजल्ट ले करके। तो दोस्तों हम हाल के सालों में ये देख रहे हैं कि नेताजी अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा, वो सरकार में रह ही रहे हैं, वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं, मनी पावर, मसल पावर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन है उनमें जॉब क्रिएट होती है। तो मैंने जैसे पहले बताया, ये जो जॉब होती है वो टेम्प्रोरी होती हैं, आपको नारे लगाने वाला जॉब, आपको नेताजी के पीछे घूमने वाला जॉब, ये सब जॉब टेम्प्रोरी होता है। चुनाव होगा तो आपको रखेंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, आपको खिला पिला कर हटा देंगे। वो लोग एक और बात ये कहते हैं कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो जो लोकल इशू हैं और जो नेशनल इशू हैं वो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। राज्य सरकार को किस आधार पर वोट करना है, जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको किस आधार पर वोट करना है, दोनों मिक्सअप हो जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका भी समाधान है, आपको वोटर लिटरेसी पे ध्यान देना होगा, वोटर को आपको एजुकेट करना पड़ेगा। एक इशू ये भी है कि देखिए, अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होती है तो सरकार गिर जाएगी। तो वो लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्शन हुआ, यहाँ पर आपको लोकसभा के लिए भी इलेक्शन हुआ और जो विधानसभाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ के लिए वोट हुआ, तो अगला वोटिंग कब होगा? अगला वोटिंग 5 साल बाद होगा, है ना। मान लेते हैं कि बीच में ही लोकसभा में या राज्यों के हाउस में अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। अगर लोकसभा पास हो गई तो जो केंद्र सरकार है वो गिर जाएगी, अगर स्टेट पास हो गई तो जो राज्य सरकार है वो गिर जाएगी। तो मान लेते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर आकर के गिर गई, मतलब कि 3 साल चलने के बाद ही गिर गई। तो अभी जो 2 साल बचा है ये क्या होगा? यहाँ पर क्या केंद्र को सरकार नहीं रहेगी?
तो क्या करना होगा, क्या हम जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हम हटा देंगे? साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने में कई सारी चुनौतियां हैं, उनमें से ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या करें। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, सरकारें गिरती हैं, तो हम इलेक्शन को साइमल्टेनियस कैसे रख पाएंगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन सब के अलावा कुछ कारण और भी हैं। वो इशू है लॉजिस्टिक्स का, कितनी सारी मशीनें लगानी पड़ेंगी, इन सब पर खर्चा आएगा, आपको पर्सनल चाहिए होंगे, आपको जो ऑफिशियल्स होंगे वो चाहिए होंगे इतने इलेक्शन करवाने के लिए। तो दोस्तों इस पर खर्चा तो आएगा, मगर जो खर्चा अलग अलग इलेक्शन करवाने में है उतना नहीं आएगा। काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी, लोगों को कम समय देना पड़ेगा चुनावों में। दोस्तों हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन के फ़ायदे देखे, नुकसान देखे, और जो चैलेंजेस हैं, जो कठिनाइयां हैं, हमने वो देखी। तो हम लोग उस कठिनाइयों को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले कठिनाई को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ जो चुनाव होगा वो हर 5 साल पर होगा। मई का जो पहला बृहस्पतिवार होगा वो इलेक्शन डे मनाया जाएगा, उस दिन चुनाव होगा। वहाँ पर क्या है कि देखिए, अगर आप कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना चाहते हैं तो आपको इस मोशन को पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होगा। इंडिया में कितना चाहिए होता है? इंडिया में केवल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। 100 में अगर 51 लोग हाँ कह दें तो वो मोशन पास हो जाता है। दोस्तों वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको 2/3 बहुमत चाहिए होगी। अगर आप 2/3 बहुमत से आप इस मोशन को आप पास कर भी देते हैं तो भी जो सरकार है वो नहीं गिरेगी। अगर सरकार ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिवर्स कर देती है इसी 2/3 मोशन से, इसी 2/3 बहुमत से, तो क्या होगा? सरकार नहीं गिरेगी, नई इलेक्शन नहीं बुलानी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ अगर आप 2/3 बहुमत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप इसको 2/3 से घटा करके आप 60% पर ले आइए। मतलब कि 100 में अगर 51 के बजाय अगर 60 भी कहें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारा मकसद ये है कि सरकार को हमें स्टेबल बनाना है, सरकार को पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का शिकार नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार गिरेगी तो साइमल्टेनियसली ख़त्म हो जाएगी। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारा जो लॉ कमीशन है उन्होंने 1999 में एक रिपोर्ट दी थी। उन्होंने इसमें एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन समझाया था। जो जर्मन पार्लियामेंट है वहाँ होता क्या है कि वहाँ अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाता है तो इसके जवाब में एक कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव किया जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर है बीजेपी और यहाँ पर है कांग्रेस। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है। तो अगर कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है सरकार के खिलाफ तो इसके साथ ही एक कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप सरकार गिरा रहे हैं तो आपके पास सरकार बनाने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर दोनों मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन, अगर दोनों मोशन पास होती है तो नया चांसलर बन जाता है। वहाँ पर जो बीजेपी का जो चांसलर था वो गिर जाएगा और जो कांग्रेस का जो चांसलर था वो नया चांसलर बन जाएगा, जो कि जर्मन प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये विधि हम लोग अपने इंडिया में अपॉइंट कर सकते हैं। अगर कांग्रेस बीजेपी की सरकार गिराने के लिए अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है तो इसे एक साथ ही एक कॉन्फिडेंस मोशन भी पास करना होगा, ताकि इस सरकार को हटा करके वो अपनी सरकार लाए और नया चुनाव कराने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो केवल ब्रिटेन में ही नहीं, वो साउथ अफ्रीका और स्वीडन में भी हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, भले ही ये छोटी कंट्री हैं मगर हमारा जो देश है, हमारे पास इनसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इनसे ज़्यादा मैन पावर है। तो हम ऐसे इलेक्शन, ऐसे साइमल्टेनियस इलेक्शन हम भी अपने यहाँ करवा सकते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि इंडिया ने तय कर लिया कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना है, तो आखिर हम लोग इसको करेंगे कैसे? हमें सबसे पहले संविधान में अमेंडमेंट करना होगा। जो जरूरी अमेंडमेंट होंगे वो करने होंगे। लॉ कमीशन ने ये कहा है कि अगर आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना है तो जो चुनाव लोकसभा के आगे पीछे होंगे उसको लोकसभा के चुनाव के साथ ही क्लब कर दिया जाएगा। देखिए अभी हुआ है लोकसभा का चुनाव 2014 में, 2019 में होगा अगला लोकसभा का चुनाव। तो मान लेते हैं कि 2018 के मिड में बिहार की सरकार गिर जाती है और सरकार को अब करना क्या है? सरकार को अब करना ये है कि इस राज्य के चुनाव को हमें करवाना है 2019 में। तो हम करेंगे क्या?
हम लोग इस राज्य की सरकार को हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर बिहार की सरकार अगर 2019 के थोड़ी सी बाद अगर ख़त्म होती है इसका टर्म, तो क्या करेंगे, इसका चुनाव हम लोग यहाँ पर करने के बजाय हम लोग यहीं पर लोकसभा के साथ करा देंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी चुनाव लोकसभा चुनाव के आगे पीछे होगा उसको हम लोग एक्सटेंड करके या कटेल करके लोकसभा के चुनाव के साथ अलाइन कर सकते हैं। चाहिए क्या होगा, हमें अलग अलग जो सरकारें हैं उनसे सहमति चाहिए होगी, जो हमारे जो सिविल सोसाइटी है, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनमें कंसेंसस बनाना होगा। इस सोल्यूशन के अलावा एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो चुनाव है उनको हम लोग 2 फेज़ में करा सकते हैं। पहला फेज़ ये होगा कि कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ करा दिए जाएं और कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा के मिड टर्म पे कराए जाएं। मतलब कि देखिए, ये है 2014, ये है 2019। जो भी राज्य सरकार जितना भी हो सके मैक्सिमम पॉसिबल उसको आप लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबली के लिए दोनों का जो चुनाव है आप यहाँ पर करवा दीजिए। जो बाकी राज्य बच जाएं उनका चुनाव आप यहाँ पर कराइए, बीच में कराइए। लोकसभा का शुरुआत और लोकसभा का अंत दोनों के बीच में आप बाकी राज्यों का चुनाव करवाइए। इन सब के अलावा एक सबसे बढ़िया ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप जो सरकारें हैं उनका टर्म आप फिक्स कर दीजिए। मतलब कि जो सरकारें बनेंगी वो 5 साल के लिए अपनी जगह पे कायम रहेंगी, जब तक वो बहुत ही गंभीर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होती, वो असंवैधानिक कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होती। तो एक तरह से हम लोग जो सरकारें हैं उनको हम लोग परमानेंट कर देंगे। मतलब कि लोकसभा का चुनाव और स्टेट असेंबली का चुनाव, दोनों चुनाव एक साथ होगा, क्योंकि कोई सरकार अपने टर्म से पहले नहीं गिरेंगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऐसा कोई जो रूल है वो नहीं होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो हमारे भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है, ये लोकसभा का जो रूल है उसमें ये मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, आपको समझाया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ऐसे चुनाव कराने में जो चैलेंजेस हैं, जो कठिनाइयाँ हैं वो क्या क्या हैं, हम लोग इसको कैसे करा सकते हैं, जो कमिटीज़ हैं इलेक्शन कमीशन का और जो पार्लियामेंट कमीशन है उसका क्या एडवाइस है इस पर, उसका क्या रिकमेंडेशन है, हमने वो भी देखे। अगर भारत ये ऐसे चुनाव कराना चाहता है तो उसे कैसे कराएगा ये भी हमने अभी डिस्कस किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 2 बातें कही थी। पहली बात थी लोकसभा और असेंबली के चुनाव साथ कराने की। एक बात उन्होंने एक और कही थी, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है इसको हमको अप्रैल से मार्च ना करके हमें जनवरी से दिसंबर करना होगा। तो दोस्तों, हम इस पर भी एक वीडियो बनाने की सोच रहे हैं। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।